हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के वीडियोज़ में। और हम मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। कल मैं कोशिश कर रहा था कि कल ये टॉपिक समाप्त हो जाए, लेकिन ये टॉपिक ही इतना बड़ा और इसमें इतना समझाने का स्कोप है कि कल मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था समाप्त नहीं हो पाया। आज कोशिश करेंगे पंचायती राज व्यवस्था जो टॉपिक है इसको समाप्त करके हम ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से शहरी स्थानीय स्वशासन की ओर बढ़ें। और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी पढ़ाई हुई क्लास पसंद आ रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव का माहौल है, आप मुझे पढ़ना है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और क्लास को आप बड़ी शिद्दत से देखते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि चलिए आपका मन पढ़ने में भी लगता है। कौन सा डे है आज, कमेंट करके आप बता ही दोगे। पता ही है आप सभी को कि आज चल रहा है आपका क्या, चॉकलेट डे। चॉकलेट डे की शायरी भी आपको हम थोड़ी देर से सुना देंगे कि क्या है चॉकलेट डे। सब बहुत अच्छे से आप एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे नोट्स है एग्ज़ाम गुरुजी पीएससी प्री और मेंस दोनों के नोट्स आपको एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर मिल जाएंगे। ये नोट्स रहेंगे प्रिंटेड। ये नोट्स आपको मिलेंगे 1299 में। आप एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर जाके नोट्स को परचेस कर पाओगे। नोट्स के साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री मिलेगी। साथ ही में एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के नोट्स भी हमारे अवेलेबल है आप लोगों के लिए। इनको भी आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेस कर पाओगे। इन नोट्स का जो प्राइस है वो है 2995 रुपये। साथ में आपको डेली आंसर राइटिंग की जो टेस्ट सीरीज है वो भी आपको साथ में फ्री मिलेगी। ये आप एग्जाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेस कर सकते हो। नोट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मेहनत की गई है। नोट्स में बहुत अपडेशन है प्री में भी, और मेंस तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम नया है। अच्छे से काम किया गया है, आपको हर चीज़ नोट्स के अंदर समझ में आएगी। जिन लोगों को नोट्स मिले वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को नोट्स कैसे लगे। क्लास में मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होंगे पंचायती राज व्यवस्था की। जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था है उसमें हम जो टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो आप देख ही रहे होंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं आज हम। कल हमने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के विषय में जाना था। आज 2 मिनट कल जो कुछ भी पढ़े हम उसका रिवीजन भी करेंगे, फिर हम हमारी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कई लोगों का प्रश्न था कि राइट टू रिकॉल क्या होता है, एक बार हमें राइट टू रिकॉल समझा दिया जाए। मैं आपको राइट टू रिकॉल एक बार और समझा दूंगा, जिसे हम वापस बुलाने का अधिकार बोलते हैं। सिर्फ ध्यान रखिएगा, संपूर्ण भारत में मांग उठती है हमेशा से कि जो संसद है, सांसद होते हैं या जो विधायक होते हैं, इन विधायकों को हटाने के लिए भी राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता को दिया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, हमारा जो भारत है, भारत में राइट टू रिकॉल का अधिकार सिर्फ स्थानीय स्वशासन में ही लागू है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन और शहरी स्थानीय स्वशासन में ही वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। बाकी विधानसभा और संसद के जो सांसद होते हैं, विधानसभा के जो विधायक होते हैं, इन सांसद और विधायक को आप राइट टू रिकॉल के तहत नहीं हटा सकते हैं। सिर्फ पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में ही वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास में है। इसकी भी चर्चा करेंगे। फिर हम नगरीय निकाय पे आ जाएंगे। 74वां संविधान संशोधन जो कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित, उसमें जो भी काम की चीज़ें होगी उसकी चर्चा हम करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से इन सभी चीज़ों को समझ रहे होंगे और आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। कोशिश करता हूँ कि आपके दिमाग में खिचड़ी ना पके, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ। अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के माहौल में आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये देखकर हमें खुशी होती है कि चलिए कुछ बच्चे अच्छे हैं, त्योहार के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जिन लोगों को चॉकलेट मिली, चॉकलेट खाने की उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत खुशनसीब है जिनको चॉकलेट मिली है। जिनको नहीं मिली वो खरीद के खा ले, वो उनसे भी ज़्यादा खुशनसीब है जिनको नहीं मिली है। तो मुझे उम्मीद है चॉकलेट डे पे पता ही है, किटकेट की तरह नज़र आते हो, 5 स्टार की तरह शर्माते हो, मंच की तरह जब मुस्कुराते हो, कैडबरी की कसम उस वक्त तुम बेमिसाल और लाजवाब नज़र आते हो। तो चॉकलेट डे की शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़े।
आप लोगों को हँसाने के लिए शायरी करते रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को यहाँ से सुना रहा हूँ, नहीं तो आप कमेंट करके बोलो कि ये सर किसी और को शायरी सुनाते हैं यहाँ से। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप लोगों को हँसाने के लिए थोड़ी शेरो शायरी बीच-बीच में यहाँ पे बोलते रहता हूँ। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। कल हम जो कुछ भी पढ़े हैं, पहले 2 मिनट उसका रिवीजन करते हैं। हाँ, ये क्लास आज आपको प्रीमियर के रूप में मिल रही है। प्रीमियर के रूप में आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि कई बार क्या होता है, जब आप क्लास में कमेंट करते हो कि फलाना जी तुम कहाँ से हो, तो ढिमके जी तुम कहाँ से हो, अपना नंबर दे दो, तुम्हारा नंबर ले लो। आज मैं उन सबको ब्लॉक करने के लिए बैठा हूँ और आज आप सभी के कमेंट में क्लास में पढ़ने वाला हूँ। तो आज आपके साथ मेरी क्लास में खुद भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पास एक अधिकार है कि मैं आपको यहाँ पे ब्लॉक कर सकता हूँ, क्योंकि आप डेली जो रिश्तेदारी क्लास में निभाते हो, उस रिश्तेदारी को आज रोकने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। इसलिए लड्डू और जो भी भाईजान बहन जी आप जो भी हो, आपका बोलने का अधिकार आज आपसे छीना जा सकता है, क्योंकि क्लास आज अपने आप की मैं भी देख रहा हूँ। आपके साथ साथ आपके मास्टर से आज मैं भी पढ़ रहा हूँ। तो क्लास आपको प्रीमियर के रूप में मिल रही है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं क्लास में नहीं हूँ। आप ही के साथ में कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर मैं अपने आप को देख रहा हूँ। और जो भी आज ज़्यादा बोलेगा, ज़्यादा बोलना इट मीन्स आपको अपनी बोलने की स्वतंत्रता है। मैं कुछ गलत बोलूँ, कुछ गलत पढ़ाऊँ, तब आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए, उसके ऊपर आपको कभी ब्लॉक नहीं करूँगा। क्योंकि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी निर्मल करे। तो वो यही वाली प्रक्रिया है कि निंदक नियरे राखिए। आप मुझे मेरी कमी बताओगे तो मैं उसे ज़रूर दूर करूँगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपना प्रवचन वहाँ पे दे रहे हैं, अपना सत्संग यहाँ पे कर रहे हैं, तो आज आप बिल्कुल एकदम चुप रहिएगा। ठीक है, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल हम पंचायतों का संरचना पढ़े थे। पंचायतों की संरचना में मैंने आपको ग्राम पंचायत पहले पढ़ा चुका था, कल रिवीजन करवा दिया था। जनपद पंचायत पढ़ाया और जिला पंचायत पढ़ाया। जनपद पंचायत के विषय में मैंने बताया 5,000 से 50,000 की जनसंख्या के बीच में एक जनपद पंचायत होती है। वार्ड की संख्या 10 से लगाकर 25 होती है। टोटल हमारे यहाँ पे 313 वार्ड होते हैं जनपद पंचायत में। टोटल जनपद पंचायत है हमारे यहाँ पे 313। हम यहाँ पे देखे थे कि जनपद पंचायत के जो वार्ड के सदस्य होते हैं, इन वार्ड के सदस्य या मेंबर का जो निर्वाचन एकदम प्रत्यक्ष होता है। इसमें जनता डायरेक्ट भाग लेती है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। साथ में ये भी बताया था, इसके अंदर एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे हम जनपद पंचायत सीईओ के नाम से जानते हैं, जिसकी भर्ती एमपीपीएससी से होती है। ये भी बताया था, जनपद पंचायत में कुछ पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन पदेन सदस्य होंगे? सरपंच। उस जनपद पंचायत में जितनी भी पंचायतें आती है, उन पंचायत के सरपंच सदस्य होते हैं। दूसरा, इसमें विधायक, जिस एरिए की आपकी जनपद पंचायत, उस एरिए का जो भी विधायक है, जिस विधानसभा में आपकी जनपद पंचायत आती है, उस विधानसभा का जो भी विधायक है, वो भी उसका सदस्य होता है। साथ ही साथ में आपकी जो सांसद है, आपके एरिया का जो सांसद है, वो एरिया का सांसद भी उसके अंतर्गत आपका सदस्य होता है। ये पदेन सदस्य कहलाते हैं आपकी जनपद पंचायत के। जनपद पंचायत को हमने मध्यवर्ती या तालुका स्तर के नाम से भी संबोधित किया है संविधान में। दूसरे नंबर पे जो हम चर्चा किए थे, अंतिम स्तर, सबसे बड़ा स्तर, उच्च स्तर, जिसे हम जिला पंचायत बोलते हैं। 50,000 से अधिक जनसंख्या पर जिला पंचायत आपकी बनती है। यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, जिला पंचायत में मेंबरों की संख्या 10 से लगाकर 35 हो सकती है। 50,000 से ऊपर जनसंख्या पर जिला पंचायत बनेगी। 52 जिले हैं, 52 जिला पंचायत मध्य प्रदेश में है टोटल। जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, इनका निर्वाचन डायरेक्ट होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सदस्य करते हैं, इसलिए इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। ये भी बताया था। इसमें एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा होती है। यूपीएससी के चयन प्रक्रिया के बाद वो चुना जाता है। ये चर्चा किए थे। ये भी बताया था, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, आपके एरिया का विधायक और आपके एरिया का सांसद, इसके अंदर पदेन सदस्य होते हैं। जिस एरिया की जिला पंचायत होती है, वो वैसे जिले के अंदर जितने भी विधायक और सांसद होंगे, वो सब के सब इसके अंदर पदेन सदस्य माने जाते हैं। जितनी भी जनपद पंचायत होती है, उन जनपद पंचायत के अध्यक्ष भी इसके अंदर पदेन सदस्य माने जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं बताया था, ये जो हमारा मध्य प्रदेश है,
इसमें हम चर्चा किए थे पंचायतों में आरक्षण। तो मैंने बोला था अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया। आरक्षण चक्रीय क्रम में होगा, महिलाओं को 50% है। पंचायतों की पदावधि बताई थी, अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक बनी रहेगी, उससे पूर्व विघटित होती है। तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर निर्वाचन की अवधि 6 माह ही बची है फिर निर्वाचन कराना अनिवार्य नहीं है। यहाँ तक की चर्चा हम कर लिए थे। आगे एक प्रक्रिया थी वापस बुलाने का अधिकार। ध्यान रखिएगा, ये जो वापस बुलाने का अधिकार है, इस पे मुझे कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि वापस बुलाने का अधिकार आप हमें समझाइए क्या होता है। वापस बुलाने का अधिकार, जिसे हमने राइट टू रिकॉल के नाम से इंग्लिश में जिसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। वापस बुलाने का अधिकार प्रदान किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने, मान के चलिए एक आपके एरिया का सरपंच है, इस सरपंच को आपने चुन लिया और आप जानते हो एक बार आप सरपंच को चुन लेते हो तो वो कितने वर्ष की अवधि तक आपके यहाँ पे पद पे बना रहेगा? 5 वर्ष की अवधि तक। अब मान के चलिए इस सरपंच को आपने चुना, 5 वर्ष की अवधि तक ही अपने पद पर रहेगा। अब मान के चलिए आपके एरिया का सरपंच आपके एरिया में कुछ भी काम नहीं करता है, आप अपने एरिया के विकास के लिए सरपंच को चुने हो, लेकिन सरपंच साहब विकास का कार्य तो नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपना विकास कर रहे हैं। तब क्या होगा? तब आपके पास एक प्रक्रिया है कि आप इस सरपंच को हटा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वापस बुलाने का अधिकार। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया होती है कि जिस भी ग्राम पंचायत का ये सरपंच है, जिस भी ग्राम पंचायत का ये सरपंच है, उस ग्राम पंचायत के लगभग 10% मतदाता, ध्यान रखिएगा, लगभग 10% मतदाता अपने सिग्नेचर करके इसको हटाने की प्रक्रिया की सिफारिश करेंगे। सिफारिश जाती है कलेक्टर के पास, फिर बाद में निर्वाचन आयोग इस क्षेत्र में निर्वाचन जैसी एक प्रक्रिया आयोजित करता है कि आप क्या वापस इसे हटाना चाहते हैं। तो वोटिंग के आधार पर, अगर वोटिंग होती है और वोटिंग के आधार पर एक अच्छी खासी जनसंख्या इस बात का समर्थन कर दे कि ये सरपंच अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है, इस सरपंच को इसके पद से हटा दिया जाए, तो इस तरीके से आप उसे उसके पद से हटा सकते हैं। ये वापस बुलाने का अधिकार है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इस वापस बुलाने के अधिकार की आवाज़ जो उठ रही है वो विधानसभा में भी उठती है कि विधानसभा में भी इस वापस बुलाने के जो अधिकार है इसको लागू किया जाए, सांसदों के संदर्भ में भी लागू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ स्थानीय स्वशासन में या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन में जनता के पास वापस बुलाने का अधिकार है, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ये वापस बुलाने के अधिकार का एक तथ्य मैंने ये भी बताया था, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन में सबसे पहले वापस बुलाने का अधिकार देने वाला जो राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश। यहाँ तक की चर्चा मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को अच्छे से समझे होंगे कि मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ाते हैं। अगला जो आर्टिकल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे उम्मीद है संविधान नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ। पंचायती राज में संविधान पढ़ोगे तो और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं मध्य प्रदेश से रिलेट करके संविधान को लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अनुच्छेद 243F, अनुच्छेद 243F, ये जो 243F है इसमें सदस्यों के लिए निर्भरताएं दी गई हैं कि सदस्यों के लिए क्या क्या निर्भरताएं हो सकती है, अर्थात कोई व्यक्ति पंचायत का सदस्य बनने के लिए किस प्रकार अयोग्य हो सकता है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति किस वर्ष की आयु का है और पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष से अधिक है या 21 वर्ष या उससे अधिक है, किसी भी व्यक्ति की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है,
वहाँ व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। आप ध्यान रखिएगा, वोट डालने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वयस्क हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वयस्क होना काफ़ी नहीं है। आपकी आयु 18 वर्ष से ऊपर तो होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप 21 वर्ष के होंगे तो स्वाभाविक बात है आप 18 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुके होंगे। पहली बात तो आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, तो आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं। प्लस आपके पास वह सब योग्यता होनी चाहिए, वह सभी योग्यता आपके पास होनी चाहिए जिन योग्यता का निर्धारण आपके राज्य का विधानमंडल करे। ध्यान रखिएगा, आपके राज्य का विधानमंडल जिसके संदर्भ में, अर्थात राज्य का विधानमंडल और भी जो जो योग्यता बना दे, वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जैसे अगर आप अभी पंचायत का चुनाव देखते होंगे तो मध्य प्रदेश में अभी आप देखे थे कुछ समय बाद पंचायतों के चुनाव की हवा चली थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण के कारण इन चुनावों को रोक दिया गया। तब आपने आपके एरिया के किसी भी व्यक्ति जो आपके पंचायत का चुनाव लड़ रहा था उससे पूछना कि भैया जब आप पंचायत के सरपंच के लिए, पंच के लिए, जनपद पंचायत के सदस्य के लिए, जिला पंचायत के सदस्य के लिए निर्वाचन भरने जा रहे थे, तो उनसे बोला था कि पहली बात तो आपके ऊपर बिल का कोई भी बकाया राशि नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आपको प्रमाण देना था। तो बहुत सारी योग्यता थी। मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति में बोला है कि 2 या 2 से अधिक संतान वाले व्यक्ति पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वो नीति है नहीं लागू हो पाई है। उसी प्रकार कई सारी ऐसी योग्यताएं थी, ये योग्यता राज्य के विधानमंडल के द्वारा निर्धारित है। संविधान में तो लिखा है कि 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लीजिए, प्लस आपके पास वहां सभी योग्यता होनी चाहिए जो आपका राज्य का विधानमंडल निर्धारित कर दे। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 243 एफ में सदस्यों के लिए निर्भरताएं। 243 एफ के बाद अगला जो आर्टिकल आता है वो है आपका 243 जी। 243 जी का मतलब क्या है? इसमें लिखा है पंचायतों के प्राधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है पंचायतों के प्राधिकार, प्राधिकार क्या क्या होंगे, प्राधिकार के बाद शक्ति क्या क्या होगी, शक्ति, और शक्ति के बाद उत्तरदायित्व क्या क्या होंगे। मेरा काम इतना सा है आपको बताने का कि कौन कौन से कार्य पंचायत करेगी। पहली बात तो बस इतनी सी याद रखिएगा, जो मैंने भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पढ़ाई है, 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं, ध्यान रखिएगा, जो 29 विषय हैं, उन 29 विषयों को लागू करने की शक्ति है किसके पास? पंचायत के पास। इन 29 विषय से संबंधित जो भी कार्य होंगे वहाँ सभी कार्य आपकी पंचायतें कर सकती है। तो ये है आपके पंचायतों के प्राधिकार, शक्ति और उत्तरदायित्व, कि क्या क्या प्राधिकार होंगे, क्या क्या शक्ति होगी और कौन कौन से उत्तरदायित्व होंगे। तो ध्यान रखिएगा, इन 11 अनुसूची जो हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची है जो कि पंचायतों से संबंधित है, इसके अंदर जो भी 29 विषयों का वर्णन किया गया है वहाँ सभी 29 विषयों पर कार्य करने की शक्ति है आपकी ग्राम पंचायत या जो भी पंचायतें होती है उसको। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी इस बात को समझे होंगे कि 243 जी में क्या बोला गया है। जी के बाद जो एच है, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। अगला जो आर्टिकल है जी के बाद 243 एच। 243 एच में समझिएगा कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 243 एच पंचायतों के द्वारा, पंचायतों के द्वारा, पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति। कर अधिरोपित करने की, अधिरोपित का मतलब होता है लगाना, अधिरोपित करने की शक्ति, कर लगाने की शक्ति। आप सिंपल से शब्दों में बोल सकते हो कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति किस अनुच्छेद से मिली हुई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एच से कर लगाने की शक्ति पंचायतों को मिली है। ध्यान रखिएगा, जो आपके गांव की पंचायत होती है, इस पंचायत के पास भी कर लगाने की शक्ति होती है। आपने देखा होगा कि आपकी पंचायत के द्वारा आपका जो भी ग्रामीण क्षेत्र का एरिया होगा, उस ग्रामीण क्षेत्र में एक
ग्रामीण हाट का आयोजन किया जाता है। उस ग्रामीण हाट में पंचायतें कुछ दुकान बनाकर देती है। वो दुकान पंचायत की तरफ से बनाई जाती है। वो दुकानों को आपको बेचा जाता है। वो दुकान आप खरीद लेते हो। बाद में जिस एरिया में आप दुकान लगा रहे हो वहाँ पर भी आपको उस दुकान के एरिया का कर भी देना पड़ता है। दुकान खरीदने के बाद भी आपको उस एरिया की दुकान का कर भी देना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे पंचायत वाले एरिया में हो, कई बार आप देखिएगा आप किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, किसी नदी जो उस ग्रामीण पंचायत के दायरे के अंदर आती है, उस नदी के एरिया से आप उस नदी से कुछ रेत वगैरह का उत्खनन करते हैं या उस नदी से आप कुछ पत्थर वगैरह निकालते हैं, तो आपके गांव का एरिया आपका सरपंच आपसे बोलता है कि इसमें से अगर आप रेत लेते हो या इसमें से आप किसी भी प्रकार के कोई पत्थर निकाल रहे हो नदी में से, तो इस पे आपको कर देना पड़ेगा। तो पंचायतों के पास कर अधिरोपित करने की शक्ति है। मेले वगैरह आपके एरिया में आयोजित होते हैं, आपके एरिया में बाजार लगते हैं, आपके एरिया के अंदर किसी भी प्रकार के कोई खनिज जैसे संसाधन है, रेत वगैरह अगर आप उस पंचायत के क्षेत्र से निकालते हैं, तब आपसे उस एरिया का जो भी सरपंच होता है वो आपसे क्या ले सकता है? आपका कर। तो ये पंचायतों के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति है। अगला जो आर्टिकल है वो है हमारे काम का, वो है आई। पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन, ये हमारे लिए बहुत काम का है। 243 आई, ध्यान रखिएगा 243 आई आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। आई से आप याद रख लीजिएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब वित्त। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन, बहुत काम का आर्टिकल है, इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा इसे। पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए, पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्त आयोग का गठन हम पढ़ रहे हैं कि पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत वित्त आयोग का गठन होगा। पहले मेरी बात 2 मिनट थोड़ी ध्यान से सुन लीजिए। जब आप भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 280 में भी यही शब्द लिखा है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप इस बात में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्या ये वित्त आयोग और ये वित्त आयोग दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग वित्त आयोग हैं। ये जो अनुच्छेद 280 वाला वित्त आयोग है, ये राज्यों को किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में केंद्र सरकार से सिफारिश करता है। अनुच्छेद 280 में लिखा हुआ वित्त आयोग, अनुच्छेद 280 में जिस वित्त आयोग का वर्णन है, वहाँ वित्त आयोग केंद्र सरकार से ये सिफारिश करता है कि राज्यों को किस किस क्षेत्र में कितना कितना पैसा दिया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद 280 का वित्त आयोग है। कई बार बच्चे इस वित्त आयोग को और इस वित्त आयोग को एक ही समझ लेते हैं। सिंपल से शब्दों में समझिए, इसको मैं एक शब्दों में बोलूं तो ये केंद्रीय वित्त आयोग है, भारत का वित्त आयोग है, ये केंद्रीय वित्त आयोग है। इसको मैं सिंपल से शब्दों में बोलूं तो आपका ये राज्य वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग है आपका ये वाला। मुझे उम्मीद है चॉकलेट डे पे आप अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, पढ़ने में आपका मन बहुत अच्छे से लग रहा होगा, किसी प्रकार का गम आपके जीवन में नहीं चल रहा होगा, तो राज्य वित्त आयोग आप समझ पा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य वित्त आयोग है इसके विषय में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो समझिए, ये केंद्रीय वित्त आयोग है जो राज्यों को फंड देने की सिफारिश करता है केंद्र सरकार से। ये राज्य वित्त आयोग है, ये क्या सिफारिश करेगा? ये सिफारिश करता है पंचायतों को कितना वित्त या कितना पैसा किस किस क्षेत्र में दिया जाना चाहिए, इसके लिए राज्यों के अंदर राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। अब बात आती है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के वित्त आयोग का गठन कब हुआ। यहाँ पे ये राज्य वित्त प्रदान करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। ये राज्य का वित्त आयोग है। विधानसभा की जो हमारी राज्य सरकार है
उस राज्य सरकार से सिफारिश करता है कि पंचायतों को किस किस क्षेत्र में कितना कितना और किस किस काम के लिए कितना पैसा दिया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में राज्य सरकार से सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। तो ये संस्था अलग है और ये संस्था दोनों अलग है। अब याद रखिएगा इस संस्था के विषय में कि ये जो राज्य वित्त आयोग है, इस राज्य वित्त आयोग का, अब हम आते हैं मध्य प्रदेश वित्त आयोग पे। अब ध्यान रखिएगा ये जो मध्य प्रदेश का वित्त आयोग है, इसका गठन कब हुआ, पहले इसकी स्थिति आप समझिए, क्योंकि आप जानते हो हमें मध्य प्रदेश से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। बाकी ज़्यादा चीज़ें आपका संविधान वाले आकाश पाठक सर जाने, मेरा काम इतना है जितना मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब समझिए यहाँ पे पंचायतों को वित्त प्रदान करने के लिए वित्त आयोग का गठन होगा। गठन कौन करता है वित्त आयोग का? भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य के वित्त आयोग का गठन जो करता है वो राज्य का राज्यपाल करता है। ध्यान रखिएगा केंद्रीय वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इस राज्य वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है। ध्यान रखिएगा इस अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इस अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब आता है कि मध्य प्रदेश का वित्त आयोग कब बना? तो मध्य प्रदेश के वित्त आयोग का गठन जून 1994 में हुआ। ध्यान रखिएगा जून 1994 में मध्य प्रदेश वित्त आयोग का क्या किया गया? गठन किया गया। आपसे पूछा जाए इसके पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, तो ध्यान रखिएगा ये जो मध्य प्रदेश वित्त आयोग है इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सबाई सिंह सिसोदिया को बनाया गया था। डॉक्टर सबाई सिंह सिसोदिया को इस राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया था। तो मुझे उम्मीद है इस बात को आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। कोई कंफ्यूजन आपको केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग में नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। आज मैं अपने आप का लेक्चर खुद भी देख रहा हूँ आपके साथ में, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के कमेंट ठीक ठाक अभी तक चल रहे होंगे। प्रीमियर के रूप में इस क्लास को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आगे चलते हैं दूसरे भाग की तरफ। पंचायतों के अभी पंचायत समाप्त नहीं हुई है, पंचायत थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। मैं चाहता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, आराम से चलें, आराम से चीज़ों को समझें और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। पंचायतों के वित्त आयोग को गठन कर चुके हैं हम आपको। अब वित्त आयोग के बाद अगले आर्टिकल की ओर अब हम चल रहे हैं। पंचायतों का निर्वाचन, कि जो पंचायत होगी इसका निर्वाचन कैसे होगा। तो देखिएगा अनुच्छेद 243 आई तक आ चुके हैं हम। सिर्फ मैं काम के आर्टिकल बताऊंगा जो मुझे मेरे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 के पर आते हैं हम। समझिए अनुच्छेद 243 के 243 के विषय में आप समझिए। आप ध्यान रखिएगा आपसे जब पेपर में ये पूछा जाता है तो यहाँ टा ठा डाडा पापा बाबा लिखा जाता है, छोटा बड़ा छोटी बड़ी। छोटा बड़ा नहीं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। लेकिन आप इसमें हमेशा जो भी आप पेपर दे रहे हैं पीएससी का, उसका इंग्लिश वर्जन आप देखिएगा। तो आपको ABCD से याद रखना है। इंग्लिश वाले पोर्शन में जाके विकल्प देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि 243 के। आप तो आबा सादा भूल जाइए, ABCDEFGHIJK ऐसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के निर्वाचन का प्रावधान है कि जो भी पंचायत होगी उस पंचायतों का निर्वाचन कैसे होगा। पंचायतों का निर्वाचन, अब ध्यान रखिएगा हमें पंचायतों का निर्वाचन पढ़ना है। इसको आप ऐसे याद रखिए, मैं इसको कैसे याद रखता हूँ। मैं निर्वाचन को किरवाचन बोलता हूँ। किरवाचन कैसे याद आ जाता है? किरवाचन। आई से मुझे याद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। डी से मुझे आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को मैं डिजर्वेशन बोल देता हूँ तो आरक्षण याद आ जाता है।
ई की जो वैल्यू है वो 5वें नंबर पे आता है, ए बी सी डी और ई। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का, तो ई में कार्यकाल का वर्णन है। इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को याद करोगे बहुत अच्छे से आपको याद रहेंगी चीज़ें। बात करते हैं पंचायतों के निर्वाचन की। तो पंचायतों का जो निर्वाचन है उसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? पीएससी ने 2019 में इसी से प्रश्न पूछा था। राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायतों का निर्वाचन किया जाता है। अब आप कहोगे कि क्या ये भारत का निर्वाचन आयोग है? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 324 आप पढ़ोगे, अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन है। भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन है। ये जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये किस किस के चुनाव कराता है, यहाँ पे समझ लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ना कि संविधान पढ़ाने के लिए। हम जब आयोग पढ़ेंगे तब भी मैं आपको भारत का निर्वाचन आयोग और राज्य का निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा। यहाँ उतनी बातें काम की बताऊंगा जो मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड है, क्योंकि इस क्लास को पीएससी के बच्चों के साथ साथ एसआई के बच्चे भी देखते हैं, कांस्टेबल वाले बच्चे भी देखते हैं, और अन्य जो भी भर्तियां आती है उन सभी भर्ती वाले लोग इस क्लास को देखते हैं। कई सारे लोग जो जज हैं, सिविल जज बने हैं, उन लोगों के द्वारा भी ये क्लास देखी जाती है, क्योंकि जो सिविल जज का एग्ज़ाम होता है उसमें भी एमपीपीएससी में एमपी का जीके पूछा जाता है। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जो जज बने हुए हैं, वो इसी क्लास को देखते भी हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें रिलेटेड है यहाँ से वो ही बताऊँगा, बाकी जब मैं आयोग पढ़ाऊँगा तब बताऊँगा आपको चीज़ें। भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, उपराष्ट्रपति का, विधानसभा के चुनाव कराता है, विधानसभा के, विधानमंडल के, विधानसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव कराता है, विधान परिषद के, यहाँ पे संसद के दोनों सदन जो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इनके निर्वाचन कराता है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस निर्वाचन आयोग को और इस निर्वाचन आयोग को दोनों को एक मान लेते हैं। ये गलती आज से आप मत करिएगा। ये जो निर्वाचन आयोग है इसे हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं। संपूर्ण भारत का एक ही निर्वाचन आयोग है। संपूर्ण भारत का ये जो निर्वाचन आयोग है इसे हम केंद्रीय निर्वाचन आयोग बोलते हैं, जबकि इस वाले आयोग को राज्य का निर्वाचन आयोग बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग किस किस के चुनाव कराएगा? पंचायत के चुनाव कराता है। पंचायत के जो भी हमारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत है, तीनों का निर्वाचन कराता है। आगे मैं आपको शहरी स्थानीय स्वशासन पढ़ाऊंगा, नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत की चर्चा करेंगे। उनके भी ध्यान रखिएगा, नगरीय निकाय जो होते हैं उनका भी जो चुनाव कराता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यहाँ तक की बात आप समझ चुके होंगे। बात आती है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग की, कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब बना। आपको याद होगा 2019 के प्री का पेपर आपसे पूछा था इसका गठन कब किया गया। कई बार मैं चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोलता हूँ कि भैया 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है। तारीख बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना याद रखिएगा, 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ध्यान रखिएगा, इस निर्वाचन आयोग में जो भी व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी व्यक्ति निर्वाचन आयुक्त होता है, इस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। ये सेम वैसी ही प्रक्रिया है जैसी केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग में थी, वैसे ही यहाँ पे केंद्रीय निर्वाचन आयोग है और ये राज्य निर्वाचन आयोग है।
तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम बताइए, तो प्रथम निर्वाचन आयुक्त का नाम था एन.बी. लोहानी। एन.बी. लोहानी मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे, जिनका नाम था आपका क्या? एन.बी. लोहानी। ध्यान रखिएगा, इस निर्वाचन आयुक्त को एक बात और थोड़ी सी समझ लीजिए, पद से कैसे हटाया जाता है, किस प्रकार इसे पद से हटाया जाएगा। तो भारत के राज्यों के हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जिस पद्धति से हटाया जाता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की पद्धति की तरह से ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया, ये हमारे राज्य निर्वाचन आयोग में काम की बातें थी, और मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और अच्छे से इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होता है और उसे किस प्रकार उसके पद से हटाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है समझे होंगे मेरी बात को, बिल्कुल बोरिंग नहीं लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे आर्टिकल। अब हमारा जो एक लास्ट आर्टिकल जो मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, 243 ओ, ये वैसे मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए, फिर भी आपको बता देता हूँ, आर्टिकल का नाम बता रहा हूँ सब, सिर्फ 243 ओ। इसमें ये लिखा हुआ है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, कि पंचायतों के जो भी निर्वाचन संबंधी मामले होंगे उसमें न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आप बोलोगे अभी जब चुनाव हुए, इसमें फिर निर्वाचन आयोग ने क्यों हस्तक्षेप किया? निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर हस्तक्षेप नहीं किया, मामला ओबीसी के आरक्षण पे गड़बड़ाया था। ओबीसी के आरक्षण को लेकर न्यायालय का हस्तक्षेप हुआ था। तो बात याद रखिएगा, इसकी जिम्मेदारी राज्य के निर्वाचन आयोग को सौंप के रखिए कि आप अपने तरीके से निर्वाचन करा लीजिए। तो मुझे उम्मीद है पंचायतों के संदर्भ में ये बातें आप समझे होंगे। अब हम आते हैं कुछ पंचायतों का डाटा जो कि हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है, उसके विषय में और हम चर्चा करते हैं। फिर देखेंगे कि हमारे पास कितना समय बचता है और उसके बाद हम फिर क्लास को करेंगे समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं अब कुछ काम की बातें जो आपको इस अनुच्छेदों से अलग लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो देखिए चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अगले अनुच्छेद की नहीं, अब कुछ काम की बातों की। मुझे उम्मीद है आपका दिमाग अभी तक खराब नहीं हुआ होगा, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे होंगे, क्योंकि बहुत खुशनसीब हूँ मैं अपने आप को कि मैं एक टीचर हूँ और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप राज्य सेवा के अधिकारी बनने वाले हैं। तो ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया, बहुत धन्यवाद बोलता हूँ उसको कि पढ़ा रहा हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद कि ये जो वैलेंटाइन डे के उत्सव है इसमें पढ़ा रहा हूँ। ये उत्सव में मेरी हर बार क्लास रहती है, अब की बार भी रही है। मुझे बहुत मज़ा आता है इस उत्सव में आप लोगों के साथ क्लास पढ़ाने में। उत्सव का माहौल चल रहा होता है, बीच में कुछ मजाक आ जाती है। मेरे महबूब ने वादा किया है 5 दिन का, उसे कहीं से पता चला होगा ये ज़िंदगी 4 दिन की होगी। सोचते रहिए क्या बोला मैंने, समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं अगले काम की बातें। मैं आपको बताया हूँ अभी 73वां संविधान संशोधन विधेयक, 73वां संविधान संशोधन विधेयक, ये आप जानते हो। ये जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है ये आपका कब का है? ये 1992 का है। ये बात यहाँ पर याद रखिएगा। मैंने पहले आपसे बोला है सबसे पहले पंचायत का गठन करने वाला राज्य है राजस्थान, जहाँ पे प्रायोगिक पंचायत बनी थी। आपसे अगर पूछा जाए 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो है हमारा मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है
जिसने 73वें संविधान संशोधन को लागू किया है। दोनों अलग अलग तथ्य। सबसे पहली प्रायोगिक पंचायत बनी राजस्थान के नागौर में। सबसे पहले ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन विधेयक को लागू किया हमारे मध्य प्रदेश राज्य ने। यहाँ पर यह बात आपको बताना है कि 73वें संविधान संशोधन से आप जानते हो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फिर राज्यों से बोला गया कि हमने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दे दिया, अब आप अपने यहाँ पे पंचायतों को नियंत्रित करने के लिए, पंचायतों का सही तरीके से गठन करने के लिए कानून बनाइए। तो मध्य प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम बनाया 1993। तो ध्यान रखिएगा, इसको लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1993 बनाया। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम का नाम था पंचायती राज अधिनियम 1993। अब आपसे पूछा जाए कि ये जो पंचायती राज अधिनियम है कब कब पारित हुआ, कब कब लागू हुआ। तो ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा ने इस अधिनियम को पारित किया। ध्यान रखिएगा 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश की विधानसभा से ये पारित हो गया मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। विधानसभा ने इसे क्या कर दिया, पास कर दिया। जानते हो कोई सा भी राज्य का अधिनियम तभी अधिनियम बनता है इसको राज्यपाल की सहमति मिलती है। राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, तो ध्यान रखिएगा 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल ने इस पर क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। लागू कब से हुआ, 25 जनवरी 1994 से 25 जनवरी 1994 से ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू हो गया। आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, कमेंट करके बताइए 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी के दिवस का क्या नाम है, किस दिवस के रूप में उसे हमारे द्वारा मनाया जाता है। तो ये पंचायती राज अधिनियम 1993 की बात थी। एक चीज में और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब मैंने बोला था कि आप जानते हो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन है, पंचायतों का गठन के प्रावधान की चर्चा की गई है। फिर मैंने बोला था पहली प्रायोगिक पंचायत कहाँ पे बनी, तो पहली प्रायोगिक पंचायत मैंने आपको बताई थी राजस्थान के नागौर में। फिर राज्यों ने सोचा कि हमें भी अपने यहाँ पे पंचायत बनानी चाहिए, राजस्थान के नागौर में बनी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम पहले भी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम पहले भी बना लिया था, उसका नाम था पंचायती राज अधिनियम 1962। लेकिन कोई इतना अच्छे तरीके से इस अधिनियम से कार्य नहीं किया। लेकिन ध्यान रखिएगा 1993 से पहले भी पंचायत का एक अधिनियम चलता था, उस अधिनियम का नाम था पंचायती राज अधिनियम 1962। ध्यान रखिएगा बाद में इस पंचायती राज अधिनियम का नाम परिवर्तित हुआ। तो ध्यान रखिएगा 26 जनवरी 2001 से 26 जनवरी 2001 से ये जो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था, इसका नाम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया। 26 जनवरी 2001 को इसका नाम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया। पहले जब बना था तब 1993 में सिर्फ पंचायती राज अधिनियम नाम था। बाद में 26 जनवरी 2001 को इसका नाम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जाए
कि मध्य प्रदेश में ग्राम स्वरोजगार योजना या ग्राम स्वराज्य योजना कब से लागू हुई? तो 26 जनवरी 2001 से मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज योजना, क्योंकि ग्राम स्वराज योजना लागू हुई इसलिए इस अधिनियम का नाम पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया। तो ये ग्राम स्वराज योजना भी इसी समय से आपकी लागू हुई थी। एक और योजना है जिसका नाम है ग्राम सचिवालय योजना। पंचायतों को हमें और अधिक सशक्त बनाना था, इसलिए इसका नाम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं अगले आर्टिकल की और अगले काम की बात जो हमारे काम की है। आपसे पूछा जाए ग्राम सचिवालय योजना कब से लागू हुई, तो ध्यान रखिएगा ग्राम सचिवालय योजना कब से लागू हुई। तो ग्राम सचिवालय योजना के विषय में भी याद रखिएगा, पंचायतों की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए मध्य प्रदेश में ग्राम सचिवालय योजना लागू हुई। कब लागू हुई आपकी ये? 8 अगस्त 2004 से 8 अगस्त 2004 से मध्य प्रदेश में ग्राम सचिवालय योजना लागू की गई। तो ये आपकी कुछ योजनाएं थी। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे जाए कि मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय भी बनते हैं, गांव में स्थानीय स्तर पे छोटे मोटे विवादों के निराकरण के लिए ग्राम न्यायालय बनाए जाते हैं। आपसे ग्राम न्यायालय के विषय में पूछा जाए कि ग्राम न्यायालय योजना ये भी है, ग्राम न्यायालय की योजना भी है सरकार की, इसका सन अभी मुझे याद नहीं आ रहा कब से लागू हुई, लेकिन ध्यान रखिएगा हाँ 2001 से प्रारंभ हुई। ग्राम न्यायालय व्यवस्था कब से प्रारंभ है? तो ये 2001 से प्रारंभ है। एक बार और इसका सन में कल कंफर्म कर लूँगा, वैसे 2001 से ही प्रारंभ है। आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय किस गांव के अंदर बना, तो ध्यान रखिएगा नीमच के झांतला गांव में, नीमच के झांतला ग्राम में सबसे पहला मध्य प्रदेश का ग्राम न्यायालय बना। ये मध्य प्रदेश सरकार की ग्राम न्यायालय योजना थी। मध्य प्रदेश सरकार की ग्राम न्यायालय योजना के तहत मध्य प्रदेश का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ पे बनाया गया, तो नीमच जिले के झांतला ग्राम में पहला ग्राम न्यायालय बना है। आगे बाद में 2009 में केंद्र सरकार ने भी ग्राम न्यायालय योजना लागू की। केंद्र सरकार के द्वारा भी 2009 के समय ग्राम न्यायालय योजना लागू की गई। अगर आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार की योजना के तहत पहला ग्राम न्यायालय कब बना, 2009 में बेरसिया भोपाल जिले की एक छोटी सी तहसील है बेरसिया, उस बेरसिया भोपाल में पहला ग्राम न्यायालय बना आपका कब, 2009 में। तो आपसे पूछा जाए केंद्र सरकार की योजना के तहत पहला ग्राम न्यायालय कब बना, तो केंद्र सरकार की योजना के तहत 2009 से भोपाल में, राज्य सरकार की योजना के तहत 2001 से नीमच के झांतला में। ये केंद्र सरकार की योजना के तहत है, ये राज्य सरकार की योजना के तहत है। तो मुझे उम्मीद है आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ और क्या बताना चाह रहा हूँ। समय देखते हैं हमारे पास कितना है, फिर हम हमारी क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 74वां संविधान संशोधन विधेयक, थोड़ी सी बात 74वें संविधान संशोधन की समझ लेते हैं। ये 73वां संविधान संशोधन था जो कि पंचायतों से संबंधित था। अब हमारी गाड़ी आगे के सीढ़ी चढ़ रही है, अगली सीढ़ी की ओर अब हम बढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 74वां संविधान संशोधन। तो देखिएगा आपको पहले ही मैं एक बात बोल देता हूँ, 73वें संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन विधेयक दोनों एक साथ चले हैं। ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन विधेयक ग्रामीण स्थानीय सुशासन से संबंधित है, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। 73वां संविधान संशोधन विधेयक भी 1992 का है, 74वां संविधान संशोधन विधेयक भी 1992 का है। ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन विधेयक शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
ग्रामीण स्थानीय सुशासन में पढ़ा चुका हूँ। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, 3 दिन से यही चल रहा था। शहरी स्थानीय सुशासन में नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद की चर्चा करेंगे। ये जो 74वां संविधान संशोधन विधेयक है, संपूर्ण भारत में 16 जनवरी 1993 से लागू है। ध्यान रखिए कब से लागू है ये भारत में, तो ध्यान रखिएगा 16 जनवरी 1993 से इसको संपूर्ण भारत में क्या किया गया है, लागू किया गया है। आपसे पूछा जाए कि 74वां संविधान संशोधन विधेयक कब लागू हुआ, तो 16 जनवरी 1993 से ये विधेयक लागू है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 74वां संविधान संशोधन हम संविधान में करें, उससे संविधान में क्या क्या परिवर्तन आए। इस संविधान संशोधन से एक अनुसूची हमने जोड़ी संविधान में, 12वीं अनुसूची। ध्यान रखिएगा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं, 18 विषय हैं। ये वही 18 विषय है जिस पे आपकी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत कार्य करती है। इन 18 विषयों की संख्या है 12वीं अनुसूची में। संविधान में एक नया भाग जुड़ा। ध्यान रखिएगा किस भाग में, शहरी स्थानीय स्वशासन की चर्चा है। 2019 के प्री का प्रश्न है। शहरी स्थानीय स्वशासन की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का में है। 9 का या 9 ए भी मैं इसे बोल सकता हूं। और ध्यान रखिएगा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की चर्चा संविधान के एक भाग में है, उसका नाम है भाग 9। इसकी चर्चा भाग 9 में है, इसकी चर्चा भाग 9 का में है। संविधान का सबसे बड़ा अनुच्छेद है 243। पहले ही बता चुका हूं, 243 ए से लगाकर ओ तक जो प्रावधान है वो पंचायत से संबंधित है। ओ के बाद आता है 243 पी। 243 पी से लगा के 243 जेट जी। जेट जी वो आपके घर वाले जेट जी नहीं है, ये जेट जी। जेट के बाद जेड ए, जेड बी, जेड सी, जेड ई, जेड एफ और जेट जी तक जाता है। तो 243 पी से लगा के 243 जेट जी तक के प्रावधान जो है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो मुझे उम्मीद है जेट जी आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। तो ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं आगे की। इस आर्टिकल या इससे हमें कुछ काम की चीज़ें जो हमें याद रखनी है, भारत के संविधान से रिलेटेड है, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए बता रहा हूँ। भारत का सबसे पहला जो नगर निगम बना वो बना आपका 1667, नहीं 1687 है। 1687 में भारत का पहला नगर निगम किसे बनाया गया, मद्रास को बनाया गया। ध्यान रखिएगा भारत का पहला नगर निगम क्या था, इससे रिलेटेड नहीं है, इससे पहले की बात है। 1687 में इस अधिनियम का कोई औचित्य नहीं, अधिनियम है ही नहीं। लेकिन पूछा जाए कि भारत का पहला नगर निगम क्या था, भारत का पहला नगर निगम 1687 में मद्रास को बनाया गया। एमपी का पहला नगर निगम क्या बना था, एमपी का जो पहला नगर निगम बना था वो 1864 में बना था। और एमपी का जो पहला नगर निगम 1864 वाला था ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले को बनाया गया था, जबलपुर। तो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम 1864 में किसे बनाया गया, जबलपुर में। बाकी की चर्चा करेंगे कल। वैलेंटाइन डे के उत्सव चल रहे हैं, क्लास को टाइम पे छोड़ना बड़ी मजबूरी है। मेरा तो मन था क्लास को और लंबा खींचूं। आज मेरी क्लास आप लोगों को कैसी लगी है अभी आप कमेंट करके मत बताइएगा, ऑफलाइन में कमेंट करिए। मुझे उस बार वो कमेंटों से अपने पढ़ाने की जानकारी मिल जाती है। तो मुझे उम्मीद है वैलेंटाइन डे के चॉकलेट उत्सव पे ये चॉकलेट का जो स्वाद है जो मेरी तरफ से आपको दिया गया है ये आपको बहुत पसंद आया होगा। क्लास को 2 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा, क्लास छोड़ के भागिए मत, सुन लिया करिए बात को। मैंने अगर बोला ख़त्म क्लास तो तुमने दवाई बटन और भगने की तैयारी करते हो, नहीं करना है ऐसा। अभी मैं रिवीजन करवाऊंगा, 2 मिनट मुझे भी सुन लिया करो, हमें भी सुन लो भैया हम क्या बोल रहे हैं। हमारे नोट्स आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये जो नोट्स है ये ध्यान रखिएगा, आप एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेज कर सकते हो।
ये नोट्स जब आप एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर जाकर परचेस करोगे, ये नोट्स मिलेंगे आपको 1299 रुपये में। 1299 रुपये में आपको प्री के नोट्स के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। 2995 मेंस के नोट्स का प्राइस है। इसके साथ में आपको ये टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। एग्ज़ाम गुरुजी ऐप पर जाके आप इन नोट्स को परचेस कर पाओगे। क्लास आपको डेली अच्छी लग ही रही होगी, क्लास आपको समझ में आ भी रही होगी। आज हम जो कुछ भी पढ़े हैं पहले उसका 2 मिनट का रिवीजन करते हैं कि हम क्या क्या पढ़े हैं। तो चलिए आगे, आज जो भी मैं आपको पढ़ाया हूँ, पंचायतों में आगे हम बढ़े हैं। सदस्यों के लिए निर्हरता या योग्यता बताइए। 21 वर्ष की आयु जो व्यक्ति पूर्ण कर ले और वहाँ योग्यता हो जो राज्य का विधानमंडल बना दे, वहाँ व्यक्ति पंचायतों का चुनाव लड़ता है। अनुच्छेद 243 जी की बात करें, पंचायतों को शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुसूची 11 के 29 विषयों पे जो भी कार्य होंगे वो सब करने की शक्ति आपके पंचायतों को हो। पंचायतों को कर अधिरोपित करने की शक्ति अनुच्छेद 243 ए से मिली है। पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन होता है, राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है। पंचायतों को फंड देने की सिफारिश राज्य सरकार से करता है, राज्य वित्त आयोग है। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग जून 1994 में बना। अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था सवाई सिंह सिसोदिया। मुझे उम्मीद है ये भी समझे होंगे। पंचायतों का निर्वाचन 243 के में हम पढ़े हैं, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। गठन 1 फरवरी 1994 को हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार राज्य के निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जाता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयुक्त को कैसे हटाएंगे? जिस प्रकार हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं उसी प्रक्रिया से राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त का कौन थे? NV लोहानी। 243 ओ जिसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, मनाही की गई है कि न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। पंचायती राज अधिनियम 1993 पढ़ाया मैंने आपको। 73वें संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य बताया मध्य प्रदेश है। 30 दिसंबर 1993 से पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को मिली। 25 जनवरी 1994 से हमारे मध्य प्रदेश में ये लागू है। बाद में आप जानते हो 26 जनवरी 2001 को इसका नाम पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम कर दिया गया। आपसे पूछा जाए, ग्राम स्वराज्य योजना 26 जनवरी 2001 से लागू हुई। ग्राम सचिवालय योजना 8 अगस्त 2004 से लागू है। ध्यान रखिएगा, ग्राम न्यायालय योजना 2001 से, पहला ग्राम न्यायालय 2001 में नीमच के झांतला को बनाया गया। केंद्रीय स्तर पर पहला ग्राम न्यायालय बेरसिया भोपाल बना। उसके बाद हम चर्चा किए शहरी स्थानीय स्वशासन। शहरी स्थानीय स्वशासन में मैंने बताया 74वां संविधान संशोधन 16 जनवरी 1993 से लागू है। भाग 9 का में जो 74वां संविधान संशोधन है ये शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो भाग 9 का है उसमें शहरी स्थानीय स्वशासन का वर्णन है। 12वीं अनुसूची इससे जुड़ी है। इसमें 18 विषय टोटल हैं। 243 पी से लगा के जेड तक के प्रावधान है। जेड शब्द सुन के ही कितना प्यारा शब्द है, कब बनेंगे जेड। उसके बाद 1687 में पहला नगर निगम मद्रास बना। 1864 में पहला नगर निगम मध्य प्रदेश का जबलपुर बना। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका क्या बनी वो कल बताएंगे। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भले ही क्लास कब रिकॉर्ड की गई उससे कोई मतलब नहीं। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।